बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हिना इम्तियाज़ आपके साथ। आज मैं आपके लिए असाइनमेंट की एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 और एक index.html की फ़ाइल क्रिएट करी है। इसके बाद जो है वो एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, style.css। और इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख देते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये 3 फाइलें जो हैं ये मैंने क्रिएट कर ली हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट नहीं हुई। ओके, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये 3 फाइलें जो है हमारी क्रिएट हो गई हैं। सबसे पहले हम अपना बॉयलर कोड जनरेट कर देते हैं। तो बॉयलर कोड के लिए हम जो है वो जी इस तरह हमने बॉयलर कोड जनरेट कर लिया। इसके बाद ऑल्टर सेट कर देते हैं ताकि जो है एक मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, ये हमने अपना बॉयलर कोड जनरेट कर लिया है। अब हम चेंजिंग कुछ करने लगते हैं। सबसे पहले हम टाइटल में हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं आज। तो आज आपके लिए सरप्राइज सबसे पहला असाइनमेंट है काउंट डाउन टाइमर, जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखते हैं कि कोई भी काउंट डाउन चल रहा होता है कि सेल एंड होने वाली है, या कोई भी एक्साइटेड जो है न्यूज़ आने वाली है, तो साथ में जो है वो एक काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि इतने दिन बाकी हैं, इतने घंटे रह गए हैं, अब इतना इतने मिनट रह गए और इतने सेकंड। और जब ये काउंटडाउन एंड हो जाता है तो हमारा जो है टाइमर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो या सेल्स ऑफ हो जाती हैं कि बस इतने दिन की सेल्स हैं, अभी 2 दिन रह गए हैं, 1 दिन रह गया है, 1 घंटा रह गया है सेल्स ऑफ होने में। इससे पहले पहले आप जो है अपने डिफरेंट वेबसाइट पे अपने ऑर्डर्स बुक करा लीजिए, आपको सेल्स अवेल कर ले अपनी। तो ये तमाम काउंट टाइमर जो लगता है वो किस में लगता है, काउंट डाउन टाइमर में। तो आज मैं आपको बनवाने जा रही हूँ काउंट डाउन टाइमर। तो काउंट डाउन टाइमर के लिए सबसे पहले हम जो है वो डिव क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह, या मैं आपको दिखाऊंगे कहाँ पर काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपने दराज वेबसाइट देखी है, तो दराज पर भी आपको डिफरेंट सेल्स ऑफर के लिए काउंट डाउन टाइमर लगे हुए होते हैं। जैसे कि एक ओपन करके दिखा दे ताकि आप लोग को पता चल जाए कि काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट होता है। ये इतनी फाइल्स ओपन थी। सर्च कर लेते हैं गूगल से। ओपन हो जाओ। ठीक है, गूगल ओपन हो गया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दराज की वेबसाइट daraz.pk ओपन कर लेते हैं। दराज पे हम जाके दिखेंगे, आपको एक दिखाएंगे किस तरह का काउंट डाउन टाइमर होता है। इसके अलावा डिफरेंट जगह पर भी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर, आपको शायद नजर आए, ऑफर अगर चल रही होंगी तो यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर। सॉरी, नेट थोड़ा सा स्लो है। सेल्स ऑफर के साथ आपका काउंटडाउन टाइमर चलता है, कितने दिन तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। मेरे ख्याल में इस दफ़ा कोई सेल नहीं लगी हुई, तो डिफरेंट वैसे तो ये लगी हुई देखिए, फ्लैश सेल लगा हुआ, ऑन सेल नाउ एंडिंग इन, कब होने वाली है, 21 घंटे 21 आवर्स 33 मिनट्स और 11 डेज। ठीक है, और अगर 24 डेज से ऊपर हो जाते हैं तो फिर डेज भी काउंट होते हैं, 2 डेज, इतने आवर्स और इतने मिनट्स और इतने सेकंड। सबसे लास्ट वाला सेकंड होता है, उसके सेकंड लास्ट जो होता है वो मिनट्स होता है, फिर आवर्स होता है और फिर डेज होते हैं कि इतने डेज रह गए हैं, इतने आवर्स रह गए हैं और इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स रह गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिव डिव बनाना या करना। लेकिन इससे पहले जो है हम अपनी
अपनी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, अपना लिंक फाइल ऐड कर लेते हैं जो हमने CSS की फाइल बनाई है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। हमने कौन सी फाइल बनाई है, style.css, ठीक है। तो इसको h रेफरेंस सबको लिंक करना आता होगा कि CSS की फाइल किस तरह लिंक होती है। तो यहाँ पर CSS की फाइल का नाम है हमारा style.css, ठीक है, style.css। यहाँ पर हम इसका टैग जो है वो बंद कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखकर। और साथ में जो है वो हम सोर्स लिखते हैं src, और फिर हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो हमने अपने फाइल का नाम लिखा है वो उसके साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बाद यह हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो है वो भी ऐड हो गई है। हमने यहाँ अपनी पूरी सेटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हम डिव बना लेते हैं, इसको मेन बॉक्स जो हम एक पूरे से एक इस तरह के, हम तो ये है कि अभी कोई वेबसाइट नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ ये आपको एक पार्ट बना के दिखा रहे हैं वेबसाइट का। तो इसके लिए हम एक मेन पार्ट बना लेते हैं डिव का। तो इसके लिए हम डॉट मेन लिख देते हैं, मेन बॉक्स लिख दूं, जो भी लिखे, एक डिव बना लेते हैं मेन बॉक्स। और इस डिव के अंदर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन बॉक्स के अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखेंगे। तो एक और डिव बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेती हूँ क्लास, इसकी भी क्लास बॉक्स ही रख देती हूँ या कुछ और रख देते हैं। ये क्लास हेडिंग जो भी है बॉक्स रख लेते हैं इसकी क्लास का नाम भी। तो ये मैंने एक और डिव बना ली, ठीक है। यहाँ से अब हम इसके अंदर हेडिंग सबकी लिखना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हेडिंग लिखनी होगी हमें, चलिए तो ये है कि हम यहाँ लिख देते हैं सेल, लिख देते हैं सेल, हेडिंग है हमारी सेल ऑफर। और एंड सॉरी, हेडिंग H1 लिखना था मुझे इसके अंदर, या डिव, एक डिव बना के उसके अंदर लिखूं तमाम चीजें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या डायरेक्ट इसी के अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इससे ऊपर बनाते हैं एक और, वहां पे लिखते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम इनपुट लिख देंगे बॉक्सेस के अंदर। तो यहाँ पर हम अपनी डिव्स बना लेते हैं दो, एक दो, और उसमें हम अपनी हेडिंग्स जो भी अच्छी लगेंगी वो लिख देंगे। यहाँ पर H1, इसके अंदर H1 भी लिख देती हूँ, H1। और इसके अंदर लिख देते हैं अपनी सेल। और इसके अलावा ऐसे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल एंड ना, कंट्रोल बी, यहाँ पर लिख देते हैं एंड। और एंड की साथ में डेट, या सेल एंड ऊपर लिख देते हैं और नीचे डेट लिख देते हैं सेल एंड की ना। यहाँ पर लिख देते हैं सेल एंड, कब सेल एंड होगी वो इसकी डेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको भी कोई ना कोई आईडी या क्लास दे देते हैं, दो है दोनों को एक ही क्लास दे देते हैं, क्लास दे देते हैं हम इसको सेल, अपनी क्लास हम इसको क्या दे देते हैं, अपनी सेल दे देते हैं। यहाँ हमने अपनी इसको सेल क्लास दे दी, और यही सेम क्लास जो है मैं इसको भी दे देती हूँ और इसमें कोई डेट डाल देती हूँ, ताकि जो जिस डेट को हमारी जो है वो सेल जो है वो एंड होगी, ठीक है, जिस डेट को हमारी सेल एंड होगी। तो यहाँ हम सेंटर में एक डेट डाल लेते हैं, H1 के बीच में डेट क्या डालूं मैं, डेट कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। तो डेट के लिए मैं यहाँ पर एक कोई एक डेट डाल देते हैं, क्या डालूं डेट, 25 मार्च, ये तो हो गया हमारा डे। और डेट क्या होगी, कितने बज के, 12 या 11 बज के 59 मिनट्स और 59 सेकेंड पर हमारी जो है 59 सेकेंड पर
हमारा जो है वो AM या PM रख देते हैं, ठीक है। PM 59 PM पर हमारा जो है ये सेल जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। ये हमने अपनी डेट लिख दी। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर हम 3 इनपुट बना लेते हैं, जिसके 3 बल्कि 4 चाहिए होंगे। एक डे के लिए, एक डेट के लिए, डे और आवर, मिनट और सेकंड, 4 इनपुट चाहिए होंगे हमें। तो हम इस बॉक्स के अंदर 4 इनपुट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम डिव ले लेते हैं ताकि इनपुट भी लगा लें और साथ में इसका लेबल भी लगा लें। तो लेबल ऊपर लिख लेते हैं। पहले हम इसके अंदर डिव के अंदर, इस डिव के अंदर जो है 2 चीजें लिखेंगे। एक तो हम लेबल लिख लेते हैं। ये क्या चीज होगी? लेबल। और लेबल के साथ जो है वो हम कोई भी नाम लिख देते हैं। इसका लेबल का क्या नाम होगा? सबसे पहले डे होगा ना, तो हम डे लिख देते हैं, DAY, डे। और डे के बाद हम इसका एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट बॉक्स का छोटा सा बॉक्स बना जिसमें हम अपनी डे लिखेंगे। तो कितने डेज रिमेनिंग है हमारे? तो इनपुट और टाइप। टाइप क्या होती है हमारी? टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख लेते हैं, टाइप हमारी टेक्स्ट। और इसके अलावा इसको फैच करना, चलो टैग नेम से फैच कर लेंगे, इसको एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा सिर्फ रीड ओनली होगा और इसके अंदर रीड ओनली। तो बस यही जो है हमारा वर्क करेगा, ठीक है। अब ये इनपुट हो गया हमारा, इनपुट की हो गई वैल्यू। अब यही चीजें जो है हमने 4 डिव्स चाहिए होंगी हमें। कंट्रोल C 1, कंट्रोल V 2, कंट्रोल V 3, कंट्रोल V 4। हमें डे, आवर, मिनट और सेकंड के लिए 4 चीजें चाहिए होंगी। तो अब हम चेंज करने लगते हैं। सबसे पहले हमारा जो है डे था, डे के बाद हमारा क्या था? आर। यहाँ पर हम लिख देंगे आर्स। पहले डे था, फिर आर के कितने आवर्स बचे हमारे पास, और आवर्स के बाद हमारे पास कितने मिनट्स बचे हैं सेल्स एंड होने में। तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई धमाका स्टार्ट होने वाला है, कोई चीज शॉप की ओपनिंग है तो, या वेबसाइट की आपकी ओपनिंग है, तो आप भी ये डेट डाल सकते हैं कि आपका टाइमर स्टार्ट कर दें। और उस वक्त जो है वो आप लगा दें कि इतने दिन के बाद, इतने घंटे के बाद जो है हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ये वेबसाइट वर्क करना। तो कुछ भी एक्साइटमेंट लगा सकते हैं। बस ये एक टाइमर बना दिया है, काउंट डाउन टाइमर, जो कि आपकी टाइम को काउंट डाउन करेगा, ठीक है। ये मैंने 3 बना लिए हैं लेबल। और यहाँ पर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। अब आउटपुट तो देखते हैं कि क्या आता है। अब इसकी हमें चेंजिंग करनी होगी, सेटिंग करनी होगी कि ये एक ही लाइन में लिखना है। ये डेट हमारी आ गई है और सेल एंड, ये सब हम इसकी CSS स्टार्ट करते हैं। और ये है कि हमारा डे और ये जो है ना अलग अलग लाइन में आए, तो हम इसके लिए BR का एक टैग लगा लेते हैं ताकि ये हमारा जो है वो अलग अलग लाइन में आ जाए। BR टैग लगा के देखते हैं अलग अलग लाइन में आ रहा है हमारा। जी, आर आ गया, अलग अलग लाइन में, अलग अलग सेपरेट लाइंस में आ जाए और डेट उसके ऊपर आए। ये आर्स का था। अब इसी BR टैग को मैं जगह जगह लगा देती हूँ। कंट्रोल C, हाँ, कंट्रोल V, क्योंकि डेट के ऊपर डे के नीचे डे का बॉक्स आ जाए और उसके नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। जी, डे के नीचे डे का बॉक्स आ गया। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो इसको भी मैं स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। डे के नीचे डे का आ गया, आवर्स के नीचे आर, मिनट्स के नीचे मिनट, सेकंड के नीचे सेकंड। तो अब थोड़ी सी हम इसकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं CSS के अंदर, ताकि फिर इसका कुछ लुक आ जाए। वैसे बेसिकली जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा, हमने अपनी style.css जो है वो लिंक कर दी है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल टैग लगा लेते हैं। यूनिवर्सल टैग सबको पता होगा कि स्टैटिक के साथ लगता है। और इसके अंदर हम डिफरेंट जो मार्जिन पैडिंग होती है वो उसको हम 0 कर देते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारे किसी एलिमेंट के साथ आती हैं
तो वो रिमूव हो जाती हैं इससे। 0 पिक्सल पैडिंग और 0 पिक्सेल्स, ये हो गई मार्जिन 0 पिक्सल। इसके अलावा फॉन्ट साइज, फॉन्ट वगैरह जो आप देना चाहें, तो बस अभी तो फिलहाल देखते हैं, बाद में सेटिंग है कोई फॉन्ट की हुई तो करेंगे। हाँ, इसके बाद जो है हम मार्जिन पैडिंग के साथ बॉर्ड एक होता है बॉर्डर बॉक्सिंग, उससे भी हमारी जो है इमेज खराब नहीं होती हमारे बॉक्स साइजिंग के साथ। तो हम यहाँ बॉक्स साइजिंग लिख देते हैं बॉर्डर बॉक्स, यानी कि इसका जो बॉर्डर होगा वो आपकी कैलकुलेशन को खराब नहीं करेगा, बाहर की तरफ नहीं बनेगा, अंदर की तरफ ही बॉर्डर जो आपका आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना इनपुट टैग का देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इनपुट टैग या मेन बॉक्स की हम जो एक बड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ही तमाम चीजें रखेंगे, तो वो हमने क्या नाम रखा था, मेन बॉक्स का नाम क्या रखा था हमने, ये मेन बॉक्स ही रखा था। तो मेन बॉक्स बना लेते हैं, इसकी कितनी हाइट और वेड्थ होगी, तो इसी कुछ अंदाजन से बनाते हैं, अंदाजे से। तो कहाँ गया हमारा यहाँ पर, अच्छा ये कहाँ पे आ गया, ठीक है, CSS के अंदर आ जाते हैं। और हमारा क्या क्लास थी, मेन बॉक्स क्लास ही थी आई थिंक। मेन बॉक्स, मेन बॉक्स के अंदर हम इसको वेट दे देते हैं, मेन बॉक्स ही था आई थिंक, यस मेन बॉक्स है ये। तो इसके अंदर हम अपनी क्लास दे देते हैं। क्लास क्या दें इसके अंदर, हम अपनी वेट, सॉरी वेट दे देते हैं, हमें क्लास थी विड्थ हम दे देते हैं इसको एटलीस्ट क्या होती है 500 पिक्सेल्स, देख के देखते हैं कितनी होती है 500 पिक्सेल्स। इसके बाद हम इसको कोई कलर दे सकते हैं, कलर दे दें, हाइट सबसे पहले हाइट दे दें, और फिर इसके बाद हम इसको हाइट कितनी होगी, एक सिर्फ एक सिंपल सा बनना है, एक हाथ में 250 या 300 के दरमियान ही 300 दे के देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने दे दिया कि बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बाद में उसकी सेटिंग करते रहेंगे ताकि हमें शो हो जाए कि कौन सा कलर दें। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, देखते हैं ब्लू के बाद क्या होता है। बैकग्राउंड ब्लू कितना बड़ा बन रहा है हमारा, हम्म, चलिए ठीक है देखते हैं। इसके बाद ये हमारा ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इसको भी कुछ सेट करते हैं, वाइट नजर आना चाहिए जितना भी हमारा टेक्स्ट है, ताकि हमें शो हो इस ब्लू पर। तो इसके बाद जो है वो क्या कौन सा टैग रह गए हैं, H1 टैग या ये क्लास सेल, सेल वाला टैग जो रह गया है हमारे पास, सेल, सेल के अंदर जो है हम अपनी एडिटिंग कर लेते हैं, और उसका फॉन्ट साइज जो है वो वाइट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर सॉरी वाइट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए और सेल डॉट सेल के नाम से लिखा हुआ है, तो इसका फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट कलर को हम कलर लिखते हैं कलर, और हमें इसका कलर क्या चाहिए, वाइट चाहिए। और इसको सेंटर में करते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अच्छा जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यह इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया जी, इसका भी हो गया। अब ये चीज़ें रह गई हैं नीचे वाली, इनके भी कलर वगैरह करते हैं, और इसको ही थोड़ा सा दूर हो गया, यहाँ पे सही रहेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, इसका अंडरलाइन करना चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है अंडरलाइन के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन कर ली, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अंडरलाइन भी हो जाएंगी हमारी। इसके बाद हम इनपुट टैग पे आते हैं, या फिर इस पूरे बॉक्स को हम सेंटर में ले आए, तो बॉडी पे ही लगा देते हैं हम अपने डिस्प्ले फ्लेक्स या कुछ भी, बॉडी है सॉरी बॉडी पे हमने नहीं लगाया ना कुछ भी, बॉडी का कलर लगा सकते हैं हम, बॉडी पर ही लगा देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो हम बॉडी पे क्या लगाएं, इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर क्या दें, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ दे देते हैं। ये वाला कलर कैसे रहेगा, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। और इसके बाद मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करती हूँ ताकि इसका जो है सेंटर में आ जाए, ये डिस्प्ले फ्लेक्स,
और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देखते हैं, इससे हमारा जो है वो सेंटर आता है या नहीं आता। यस, सेंटर तो आ गया। इसकी मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो अलाइन आइटम चलेगा। देखते हैं अलाइन आइटम चलता है या नहीं चलता। अलाइन, अलाइन डैश हाइफन अलाइन आइटम्स सेंटर चलेगा नहीं। अलाइन आइटम सेंटर नहीं चल रहा, तो इसके इसके हम मार्जिन लगा देते हैं। मार्जिन भी चल सकता है, मार्जिन ऊपर टॉप से लगा देते हैं। मार्जिन टॉप से कितना लगा देंगे, 30 40 100 पिक्सेल्स लगा देते हैं, ताकि सेंटर में ही आ जाए थोड़ा बहुत ना। 100 पिक्सेल्स लगा के देखते हैं। हाँ जी, सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा सा इनकी इसकी सेटिंग सही करनी है अपने इनपुट्स की। तो इनपुट इनपुट टैग नेम से ही ले लेते हैं। हमने कोई क्लास वगैरह तो दी नहीं है इनपुट को, तो हम यहाँ पर इसकी क्लास से ही ले लेते हैं। टैग नेम से कॉल इसको एक्सेस कर लेते हैं सीएसएस के अंदर इनपुट। और इनपुट के अंदर हम क्या लिखें, इनपुट के अंदर हम इसका वेट दे देते हैं। कितनी वेट होनी चाहिए इस बॉक्स की, इस सॉरी ऊपर चला गया। इस बॉक्स की कितनी वेट होनी चाहिए एटलीस्ट। देखते हैं इसकी 50% करके देखते हैं, इसके लिहाज से इसकी 50% कितनी होती है वेट। और हाइट दें या कोई हाइट भी 50 पिक्सल देख के देखते हैं। 50% या 50 पिक्सल्स देख के देखते हैं हाइट। कितना बड़ा बॉक्स बनता है, कुछ नजर आएगा हमें। सही, तो बाहर निकल रहा है। सही, तो इसको हम विड्थ तो सही, विड्थ ज़्यादा दे दी है, या चलिए 30 पिक्सेल्स करके देखते हैं हाइट को हम। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर ना हम फर्स्ट टाइम जो है वो 0 0 रखवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर HTML के अंदर ही सबकी ना वैल्यूज जो है ना 0 दे देंगे, ताकि जो है हमारा जो है काम जो है सबके अंदर 0 0 हमें शो हो। तो मैं एक काम और करती हूँ, एक साथ ही जो है ना इन सबको, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू लिख देती हूँ, इसको हटा देते हैं, दोबारा से करते हैं। ये क्या हो गया, बंद हो गया। जी, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0। एक और एट्रीब्यूट हम इसका कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर लिखा हुआ नजर आए 0 हमें हर एक के अंदर। अच्छा, लिखा हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। वैल्यू इज इक्वल टू 0, हमें सबकी वैल्यू क्या देनी होगी, 0 देनी होगी, ताकि सब में 0 लिखा हुआ नजर आए। तो 0 क्यों नहीं शो हो रहा, इसमें हाल में कोटेशन में लिखते हैं, इसलिए एट्रीब्यूट के साथ इसलिए शो नहीं हो रहा। अब हमें शायद शो हो। किसके अंदर लिखा था 0, या तो कलर की वजह से शो नहीं हो रहा। वैल्यू इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको देखती हूँ, सबके साथ करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही। वैल्यू इज इक्वल टू कोटेशन में आता है, अंदर सबके अंदर स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू क्या है, 0 0 लिखी हुई आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 0, बल्कि ये रीड ओनली से पहले लिखना चाहिए था। खैर देखें, ये तो खराब, वैसे तो कोई मसला नहीं है। ये रीड ओनली से पहले लिखें या बाद में, एट्रीब्यूट तो हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको भी हम 0 कर देते हैं। अब इसकी वैल्यूज जो है वो हमें शो होती है या नहीं होती है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनपुट के ऊपर ना थोड़ा सा जो है फॉन्ट कलर वगैरह का लगा लें, ताकि हमें नजर आ जाए। हो सकता है कि वाइट हो फॉन्ट और हमें नजर ना आ रहा हो। नहीं, ये नजर तो शो तो नहीं हो रहा। तो खैर चलें, देखते हैं क्यों नहीं शो हो रही हमें इसकी वैल्यू। तो अब CSS के अंदर हम इस इनपुट से हमने जो है वो कहाँ गया CSS, हम इनपुट से हम इसको हमने वो दे दिया है, हाइट और वेट दे दी है। अब इनपुट के अंदर हम जो है वो इसका डिफरेंट और दे देंगे,
बॉर्डर कलर दे देते हैं ताकि बॉर्डर नज़र आए। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फ़ॉन्ट कलर दे देते हैं ताकि शायद कुछ नज़र आए। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या दें? वाइट दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। और फ़ॉन्ट कलर हम क्या दें इसके अंदर? कलर हम दे देते हैं इसका ब्लैक देके देखते हैं, ब्लैक, ताकि हमें अंदर से शो हो इसका। और इसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि कुछ अच्छा सा कर्व बने। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं, कितने परसेंट दें? कुछ कम देंगे, 5 पिक्सल या 8 पिक्सल्स। 5 पिक्सल सही रहेंगे, वैसे चौकोर होता है तो ज़्यादातर 5 पिक्सल्स दे देते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि हमारा अब शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हाइट दी थी, हाइट 30 पिक्सल्स दे दी है। बैकग्राउंड और ये फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज कितना था? छोटा शायद नज़र ना आ रहा हो, तो फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको। कितना दे दें? 30 पिक्सल्स देते हैं शायद। चलो 30 पिक्सल्स दे के देखते हैं, जितना भी हमें शो होता है नज़र आ जाएगा। नहीं शो हो रहा, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? खैर, यहाँ से देख लीजिए। ये इसको बंद कर देते हैं, फिर दोबारा से ओपन करेंगे। आई थिंक कुछ मसला हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे। दोबारा जाके index.html पे हमने लिंक तो किया हुआ था ना, फिर चलना चाहिए। स्टार्ट। ये देखिए कुछ बग्स आ गए थे, हमें शो शुरू हो रहा है, लेकिन हमें ये जो नहीं इसको सेंटर में लाना है और इसको थोड़ा छोटा करना है। आई थिंक मैंने अपनी ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ी की हुई थी। इसको 100% पे करते हैं, फिर इसके विड्थ को छोटा करते हैं। और एक बात और भी कि हमें इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना है इसके पेरेंट को। तो इसका पेरेंट कौन सा होगा? बॉक्स। उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कराएंगे तो ये एक ही लाइन में आने चाहिए हमारे। तो देखते हैं कि ये हमारे इनपुट के पेरेंट कौन सा है? बॉक्स। बॉक्स को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स कराना पड़ेगा ताकि हम जो है हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आए। तो हम डॉट बॉक्स की लिख देते हैं CSS डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स, इसकी CSS। तो इसकी सबसे पहले जो है विड्थ बतानी पड़ेगी। विड्थ कितनी लिखूं इसकी? एटलीस्ट 80% करके देखते हैं, 80%। और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स का सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से एक लाइन में आएगा नहीं जब तक। हाँ जी, आ गया। ठीक, वेल डन। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये आ गया है। अब इसको सेंटर में भी करना है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट से करके देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर लें? स्पेस इवनली कर लें या स्पेस अराउंड करें? स्पेस इवनली कर लें। देखते हैं स्पेस अराउंड, बिटवीन या इवनली। अराउंड या इवनली में से कोई देखते हैं। अराउंड में देखते हैं, अराउंड भी अच्छा लगता है। तो स्पेस अराउंड नहीं आया। स्पेस इवनली से आ जाएगा। स्पेस तो बराबर ही है, अराउंड सही है। इसका मार्जिन थोड़ा सा यहाँ से दे देते हैं ताकि ये बीच में आ जाए। ऊपर से देते हैं नीचे आ जाए। और इसका कलर दे देते हैं, कलर वाइट कर दें ताकि हमें जो है इसके ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आए। कलर इसको वाइट कर दें तो हमें इसका टेक्स्ट शो होगा। जी, वाइट से शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर लें तो ऊपर से नीचे मार्जिन होता है, आई थिंक पैडिंग। इसको ऊपर से नीचे करने के लिए मार्जिन टॉप करके देखती हूँ मैं। मार्जिन टॉप कितना टॉप से करूँ? 20-30 पिक्सल्स करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल्स। हाँ हाँ, नीचे आ गया।
और थोड़ा नीचे आना चाहिए। खैर 30 और मार्जिन लेफ्ट भी करके देखती हूँ। मार्जिन सेंटर में आना चाहिए। लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट से कितना कर लूँ? 60 पिक्सल्स अंदाजन देखते हैं 60 पिक्सल से कितना आता है। हाँ सेंटर में आ गया, बल्कि अभी ऊपर वाला भी थोड़ा सा नीचे करना है। तो ऊपर हमारी कौन सी हेडिंग थी? सेल वाला था ना, सेल वाला। इसको भी मार्जिन टॉप से करते हैं। मार्जिन टॉप या मार्जिन से देख लें, या पैडिंग, पैडिंग भी कर सकते हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप कर लेते हैं। इसकी कितनी करूं पैडिंग टॉप? इसकी 30 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। ऊपर से नीचे नीचे आता है या नहीं आता? जी ऊपर से नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अब ये इसका जो है ना, ये बीच में आना चाहिए। तो इसकी अलाइन आइटम क्या है? बॉक्स के ना, जस्टिफाई कंटेंट, ये अलाइन आइटम्स कर लेते हैं। इसके अलाइन आइटम सेंटर, और ये होते हैं या नहीं होते? नहीं, ये अलाइन आइटम सेंटर नहीं हुआ इससे। तो ये हमारा इनपुट है ना, इनपुट में देख लेते हैं अलाइन आइटम सेंटर। ये अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर इनपुट में करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं इसका। हमारा ये बीच में अच्छा लगेगा। यस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये हमारा बीच में आ गया। और ये इसके अलावा आप कोई भी हेडिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। ये डेट है, इस डेट को एंड हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट। यहाँ पे मुझे एक काउंटडाउन टाइमर भी लिखना चाहिए था। एक और हेडिंग देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो एक और हेडिंग देते हैं काउंटडाउन टाइमर की। एक यहाँ पर एक और हेडिंग दे देते हैं, कंट्रोल सी, सेल के ऊपर कंट्रोल वी, और यहाँ पर लिख देते हैं काउंटडाउन टाइमर। और उसकी थोड़ा स्पेस कम कर लेंगे। काउंट, सॉरी, शिफ्ट के साथ सी दबाया। काउंट टाइम, काउंट डाउन टाइमर ना, काउंट डाउन, डी कैपिटली लिख देते हैं, डाउन, काउंट डाउन और टाइमर। ठीक है, इसकी हेडिंग भी अच्छी लगेगी। ठीक, लेकिन ये कि स्पेस ज़्यादा हो गया। जब भी मैंने स्पेस दिया था, वो हम स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर स्पेस कम कर लेंगे। मैंने कहाँ पे दिया था? सेल के अंदर दिया था। सेल 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 के अंदर मैंने 30 पिक्सल टॉप से दिया था। तो हम इसको 20 पिक्सल्स दे के देखते हैं। 20 पिक्सल से, जी 20 पिक्सल से हो गया सही, बल्कि और भी कम देना है। 20 से भी कम देते हैं। 10 पिक्सल से इनफ होगा ताकि अच्छा सा लगे। ठीक है, 10 पिक्सल्स वाला ये हमारा काउंटडाउन टाइमर जो है, एक सी इसकी यूजर इंटरफेस यूआई रेडी हो गया है। अब हम इसकी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल ओपन करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल हम स्टार्ट करते हैं अपना, कि सबसे पहले जो है वो हम क्या बनाएं। सबसे पहले जो है हम एक एंड डेट, एक वेरिएबल बना लेते हैं एंडिंग डेट का। कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको ई डेट या एंडिंग डेट कहेंगे। ई डेट इज इक्वल टू, और इसको अंदर जो है वो हम डेट डाल देते हैं अपनी। क्या डेट डालेंगे इसके अंदर? वही जो हमने वहां डाली थी। कितनी डाली? 25, 25 कोटेशन के अंदर, सॉरी, 25 मार्च। कोई भी डेट डाल सकते हैं इसके अंदर। 26 मार्च डाल दें। वही डेट जो है मैं आपकी वहां पे प्रिंट करवा लूंगी उसी के अंदर। 2024, सॉरी ईयर तो मैंने डाला ही नहीं था वहां पर। और फिर क्या है, कोई भी टाइम डलवा सकते हैं यहाँ पर। वहाँ तो मैंने एक स्लॉट बना दिया टाइम का। तो 3:11 कुछ भी लग सकते हैं आप। 11 मिनट 11 सेकंड पर या 34 सेकंड पर ये डेट, ये जो है टाइमर सेल एंड हो जाए। और AM या PM जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक
कांस्टेंट का एक वेरिएबल बना रही, यहाँ मैं जो भी चेंजिंग करूंगी वही डेट में चेंजिंग हो जाएगी। और इसको जो है वो हम अपनी जहाँ पे हमारी डेट थी, जहाँ पे लिखा था हमने index.html के अंदर डेट लिखी थी यहाँ पर, लेकिन इसको ये तीनों का सेम है तो इसको हम एक और आईडी दे देते हैं ताकि हम इसके अंदर जो है वो एक्सेस करके पुट करा सकें वही वाली डेट जो हमारी है। तो आईडी में दे देती हूँ ई डेट, एंडिंग डेट इसकी आईडी दे दी थी मैंने। अब ई डेट से मैं इसको एक्सेस कर लेती हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो किस तरह एक्सेस करते हैं हम लोग, या इसके अंदर हम ये वाली डेट लिखवानी है तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हम आईडी से एक्सेस करेंगे तो क्यूरी सिलेक्टर, और हम आईडी से एक्सेस करेंगे तो हैश का साइन लगाते हैं, हैश साइन, और आईडी हमारी क्या थी, ई डेट। ई डेट हमारी आईडी थी और ई डेट के अंदर जो है वो इसी के अंदर डायरेक्ट डाल लेते हैं, किसी वेरिएबल में रखने की जरूरत ही नहीं है। इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं इनर टेक्स्ट, इसके अंदर इसका इनर टेक्स्ट क्या होगा, एचटीएमएल लिख लें या इनर टेक्स्ट लिख लें, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और ये वाली डेट जो है ना ई डेट, वो इसके इनर टेक्स्ट में लिखवा लेते हैं। पहले हमारी जो डेट आई थी वो हम चेंज भी हो जाएगी, तो ई डेट के अंदर जो हमारी डेट थी, अब ये देखते हैं कि वहां पर हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आ गया 25 में मार्च 2024 में, यहाँ से चेंज करती हूँ, जो भी चेंज करूंगी। अब मैं यहाँ पर 30 लिखती हूँ, 30 लिखी तो वहां पे जाके 30 चेंज हो गई, यानी कि ये ए एंड डेट जो है मैंने डायनामिकली यहाँ से चेंज करा दी है। वो जो मैंने पैटर्न बनाया था वो यहाँ से चेंज करा दिया है। अब ये तो था हमारे डेट का काम। इसके अलावा हमने और क्या चीज इनपुट एक्सेस करना है ताकि हम यहाँ पर इनपुट के अंदर जो है वो अपना जो है डेटा पुट करा सकें। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट इनपुट्स, ओके, 4 इनपुट आएंगे, डे के, आर के, मिनट के और सेकंड के, 4 इनपुट चाहिए होंगे। तो डे कॉन्स्ट इनपुट्स और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर वही सेम, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, पूरा आया नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर यहाँ पर। और हमने क्या एक्सेस करना है, इनपुट एक्सेस करना है। टैग नेम है इनपुट हमारा, तो डायरेक्ट हम, मैंने कोई इसको आईडी या क्लास नहीं दी तो डायरेक्ट हम इनपुट से इसको एक्सेस कर लेते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट से एक्सेस कर लेते हैं। और ये अब हम ये चेक कर लेंगे कि ये इनपुट्स हमारे हैं क्या। तो ये इनपुट्स में हमारे कौन सा डेटा आ रहा है, हम कंसोल पे जाके और चेक करते हैं इनपुट्स में क्या है, हमारे पास कुछ डेटा फैच आ रहा है या नहीं आ रहा। इनपुट के अंदर टेक्स्ट एक ही आ रहा है, ओ सही। यहाँ पे हमें इनपुट्स लेने हैं, इनपुट्स हमें 4 इनपुट लेने हैं, 4 यानी कि जिसने पहला इनपुट मिला, ये पहला टैग मिला, उसी की वैल्यू उठाकर ले आया है ये इसके अंदर। लेकिन मुझे तो ऑल चाहिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो इसको जरा चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे 4 चाहिए इनपुट्स, जो मैंने 4 इनपुट्स दिए हैं यहाँ पर। एक इनपुट डे का, आर का, मिनट्स का, ये सारे चारों इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑल, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे इनपुट्स में क्या आया है, 4 इनपुट्स पूरे आ गए हैं या नहीं आए। अभी तो एक ही आया था जी, ये आ गई मेरी नोट लिस्ट, कितनी आ गई, 4 की आ गई। एक इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, 4 इनपुट, ये चारों इनपुट आ गए मेरे। और देखना चाहें तो ये 0 भी इनपुट है, 1 भी इनपुट है, 2 भी, 3 भी, और लेंथ कितनी है 4, इसकी नोट लिस्ट आ गई पूरी कंप्लीट। तो अब हम यहाँ से जो है स्क्रिप्ट टैग पे अपना लिखना शुरू करते हैं। एक हम फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बार बार कॉल करेंगे, यानी कि हमारी एपीआई कॉल करेगी। फंक्शन है, बार बार हमें डेटा चाहिए होगा क्योंकि क्लॉक तो अपडेट होती रहती है। तो मैं से क्लॉक या एंड क्लॉक या टाइमर क्लॉक, जो भी क्या नाम रखूँ उसका, काउंट डाउन क्लॉक, ठीक है, इसका नाम रख देती हूँ काउंट डाउन क्लॉक। ये मेरी काउंट डाउन क्लॉक को ज्यादा लंबा नाम हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको रख लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना
वर्क, तो काउंटडाउन क्लॉक में हम एक एंड डेट बना लेते हैं और एक स्टार्ट यानी करंट डेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट लिख देते हैं, कॉन्स्ट, और पहले एंड डेट बना लेते हैं, ठीक है। एंड डेट, एंड एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर न्यू, एक जो है न्यू क्या करता है, हमारी मेमोरी के अंदर जो है एक जगह जो है एक स्पेस क्रिएट करता है। तो इसको हम लिख देते हैं डेट। डेट हमारा जो है डी कैपिटल होगा। ये हमारी जो डेट आ रही है उसके अंदर जाके जो है ये हमारी एंड डेट जो है वो ई डेट इसके अंदर सेव हो जाएगी, हमारी एंड डेट के अंदर, एंड के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड। और इसके बाद हम करंट डेट बनाएंगे, करंट कह लें या न्यू कह लें डेट। तो इसको हम नाउ लिख देते हैं, करंट ये डेट या नाउ जो अभी टाइम हो रहा है वो इसके अंदर प्रिंट होकर आएगा। अभी मैं प्रिंट करवा के भी दिखाती हूँ आपको न्यू, और अभी का टाइम आपको प्रिंट करवा के दिखाते हैं कि अभी का क्या टाइम हो रहा है। तो वो अभी का यहाँ कंसोल डॉट लॉग पे, कंसोल डॉट लॉग, और नाउ प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि मुझे अभी का टाइम प्रिंट आ रहा है इसके अंदर या नहीं आ रहा। तो कंसोल डॉट लॉग, रिफ्रेश, नहीं आ रहा, अभी का टाइम मुझे इसके अंदर शो नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा ये देखते हैं, देखना तो चाहिए। ये डायरेक्ट मैं वहीं पर भी डेट लिख के करूँ, डेट की स्पेलिंग डी कैपिटल ही होता है आई थिंक। मैं यहाँ पे लिख कर देख लेते हैं डेट में क्या चीज़ आ रही होती है। डेट, ये डेट आ रही है, डेट फेच कर रहा है इस वक्त थर्सडे 14 मार्च 2003 4 15 मिनट्स हो रहे हैं। तो ये टाइम यहाँ पर आना चाहिए। तो एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं हम अपना कि हमारे अंदर ये हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो एक मिनट और देखते हैं। ये डेट तो हमारी कंफर्म है कि यही स्पेलिंग है और यही है। तो इसके बाद हम जो है अब क्या करेंगे कि एंडिंग डेट्स के अंदर से एंड में से हम ये नाउ जो है वो, ये नाउ तो कोई वेरिएबल भी लग रहा है, मुझे लग रहा है ये नाउ इस वजह से नहीं आ रहा। तो न्यू लिख देती हूँ, न्यू भी एक चीज़ है। तो करंट लिख देते हैं सी आर, ठीक है। सी यू आर, करंट टाइम या करंट डेट जो होती है सी यू आर लिख देते हैं। अब सी यू आर में चेक करती हूँ कि सी यू आर में हमारी डेट आनी चाहिए। चेक करते हैं, रिफ्रेश, कंसोल डॉट लॉग सही लिखा है मैंने, कंसोल डॉट लॉग सही है। करंट, और करंट के अंदर डेट आ रही है, आ तो रही है लेकिन प्रिंट क्यों नहीं करा रहा ये पता नहीं चल रहा मुझे अभी। कोई मसला है क्या है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। यानी कि हमने आखिरी डेट जो हमारी 30 मार्च है उसमें से आज की 14 मार्च निकाल के कितने डेट बचते हैं, 16 डेज। तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम कुछ भी एक लिख देते हैं। क्या लिखें, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ही लिख देते हैं। अच्छा, इस डिफरेंस बनाने के लिए, डिफ लिखने के लिए भी हमें जो है वो लेट या कॉन्स्ट लिखना होगा। लेट डिफ इज इक्वल टू, लेट डिफ इज इक्वल टू, हमने क्या करना, एंडिंग डेट, एंडिंग डेट किसके अंदर है, ई एन डी में, एंडिंग डेट से ई एन डी, ई एन डी माइनस करना है। और करंट कौन सी है, सी यू आर। तो हमारे पास डेट टाइम ये जो आएगा ना, ये वाला डिफ, तो ये हमारा आएगा मिली सेकेंड में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिफ किस में आएगा, मिली सेकेंड में, डबल एफ है, ठीक है। डिफ जो है मिली सेकेंड में आता है। तो ये लिंक नहीं हुई भी, क्या चक्कर है, एक दफ़ा और देख लेते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जे एस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिंक हुई हुई है या नहीं हुई हुई, कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहा। एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट डॉट जे एस लिंक हुई हुई है, तो फिर क्यों नहीं कुछ प्रिंट हो रहा। ओ हो। अरे आप लोग बताते ही नहीं है, ये मैं बना रही हूँ एक फंक्शन,
और फंक्शन जब भी प्रिंट होता है जब इसको हम कॉल कराते हैं। तो अभी तक आपने बताया ही नहीं, अभी ये मेरा लंबा लंबा सा आएगा। मैं इसको कॉल कराते हैं। कॉल कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसको कॉल कराएंगे जब भी ये प्रिंट होगा क्लॉक। ठीक है, इसको फंक्शन को मैंने कॉल किया है और अब ये प्रिंट होके दिखाएगा मुझे डिफरेंस के अंदर मिली सेकेंड के अंदर हमारी वैल्यू आएगी। एंडिंग डेट को माइनस करेंगे करंट डेट से तो हमारे मिली सेकेंड के अंदर वैल्यू आएगी। ये देखिए ये कितनी आई है, इतने मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड है। और इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ना डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे 1000 में तो हमारा किस में आ जाएगा, मिली सेकेंड में डेट आ जाएगी। अभी ये मिली सेकेंड में आ रही थी और अब किस में आएगी, सेकेंड में आ जाएगी। ये हमारी सेकेंड की डेट आ गई। अब इस सेकेंड डेट को हम डेज में, आवर्स मिनट्स और सेकेंड में डेज, सॉरी डेज लिखना था, यहाँ पर डे लिख दिया मैंने। एक डे तो नहीं होगा, जब हम इसको करेंगे तो डेज होना चाहिए। तो यहाँ से भी हम जो भी गलतियां हैं अपनी सही कर लेते हैं। कहाँ पर था, डे, डे नहीं है सॉरी, डेज। ठीक है, डेज, कितने डेज बचे हैं हमारे, डेज आवर्स और मिनट्स में अब हमारे लिख लेंगे। ये था हमारा कंप्लीट एक वर्कअप बन गया है पूरा जावास्क्रिप्ट का, कि हमने यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ये प्रिंट करवा के भी दिखा दिया, ये मैंने आपको इसको जो मैंने फंक्शन बनाया इसको कॉल करके भी दिखा दिया। अब हम कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, कि कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। आप सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कैसे कन्वर्ट की, कि हमारे पास वैल्यू थी मिली सेकेंड में और एक सेकेंड हमारे पास एक सेकेंड हमारे पास बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड। तो हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, डिवाइड करके 1000 से सेकेंड में चेंज कर दिया ये वैल्यू जो हमारे पास मिली सेकेंड में आ रही थी। अच्छा, अब हम किसमें, डेज में, मिनट्स में और आवर्स में चेंज करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट इनटू डेज, किसमें चेंज करेंगे, कन्वर्ट इनटू डे, डेज, कितने दिन रह गए हैं, हम इस सेकंड को किस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट इनटू डेज। तो अब हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके, कि यहाँ पे जाके एक सर्च कर लें कि हाउ टू कन्वर्ट डेज, यहाँ पर लिख सकते हैं। कहाँ गया, गूगल पे लिख सकते हैं कि एक फार्मूला बता दें किस तरह जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डेज, मिली सेकेंड इंटू डेज। मिली सेकेंड्स को हम डेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड इंटू मिली सेकेंड्स, इंटू सेकेंड भी है, इंटू आवर्स भी है, मिनट सेकेंड यहाँ पे भी जाके इंटू किसमें, इंटू डेज में, कैसे ये पूरा एक फार्मूला भी आ जाता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह चेंज हो रहा है। एक दिन के अंदर इतने मिली सेकेंड्स होते हैं। इस तरह ये इसका फार्मूला भी आ जाएगा, ये रहा। ये आप ओपन करेंगे, यहाँ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ किस तरह चेंजिंग होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमने सेकंड में चेंज कर दिया है, तो अब हम डेज में किस तरह चेंज करेंगे। डेज में चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस है जो निकला है सेकंड, यानी कि ये हमारी सेकंड की वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने, 3600, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख लें या 3600 लिख दें और डिवाइड करेंगे 24 आवर्स होते हैं किसमें, एक मंथ में। तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये कंसोल डॉट लॉग करा देती हूँ मैं इसको यहाँ पर एक मिनट, तो स्टार्टिंग में कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं ताकि एक एक डेट जो है आपको नजर आनी चाहिए कि हमारे पास कितने डे आ रहे हैं इसके अंदर। कंसोल डॉट लॉग में ये कैलकुलेशन देखते हैं क्या हमारे पास प्रिंट, हमें पास कितने डेज हैं, हमें अंदाजन 30 और 14 16 डेज बचने चाहिए। तो देखते हैं कि 16 डेज बचते हैं कि नहीं है। 16.499 आ रहे हैं, यानी कि 16.5,
ये बाकी डेज तो घंटों और सेकंड मिनट्स में हम चेंज कर देंगे। तो हमें कितना चाहिए, 16 चाहिए। तो हम एक मैथ्स का फार्मूला लगा देंगे कि हम एक्स्ट्रा जो है रिमूव कर दें, अब सिर्फ नीचे की हिस्सा रह जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर नीचे वाला हिस्सा रह देंगे, फ्लोर। और यहाँ पर हम इसको बंद करा देते हैं। ठीक है, अब बताएं, अब हमारे पास 16 ही रह जाएगा। मैथ इज नॉट डिफाइंड। मैथ, मैथ होता है आई थिंक कैपिटल एम से होता है, सॉरी यार, कैपिटल एम से होता है मैथ। मैथ डॉट फ्लोर अब आ गया, अब हट गया। अब ये 16 हो गया। इसके पास की जितनी वैल्यूज थी, वो चाहे वो 0.5 से अबव हो, 5 से नीचे हो, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। और सबसे नीचे वाला, अगर ये 16.8 होता तब भी 16 होता, 16.2 होता तब भी 16 होता, 16.1 होता तब भी 16 होता। इसने क्या, फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। जैसे मैथ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैथ, मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, वैल्यूज ले लेता है। और कितनी वैल्यू है, अगर मैं 34.4 भी लिखती हूँ या 8 भी लिखती हूँ तब भी ये 34 ही मुझे शो करके देगा, 34। ठीक है। इसी तरह एक सील होता है, मैथ डॉट सील, ये ऊपर की वैल्यू ला के देता है मुझे। मैथ डॉट सील, मैथ की वो स्पेलिंग कैपिटल से एम आता है, कैपिटल एम से। ये फार्मूले जो हैं सारे कैपिटल से आते हैं, मेथड्स। इसमें मैं 34.2 दे रही हूँ, ये तब भी मुझे क्या करेगा, 35 ला के देगा। ये एक एक प्लस कर देगा, ये एक माइनस कर रहा है और ये एक प्लस कर रहा है, ऊपर की वैल्यू ला के दे रहा है, ये नीचे की वैल्यू ला के दे रहा है। तो सील, मुझे सील करवाना है तो वो फ्लोर करवाना है, तो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा हमारे पास, हम कन्वर्ट किस में करेंगे, डेज में, और बाद में हम इसको उसके इनर HTML में लिख देंगे। कन्वर्ट इनटू डेज हो गए आवर्स, कन्वर्ट्स इनटू आवर्स। हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए, कंट्रोल सी। अब जो है हमने डेज तो निकाल लिए, इस मिली सेकेंड के अंदर से हमने अपने डेज निकाल लिए। इस मिली सेकेंड के अंदर डेज निकाल लिए। अब हमारे पास जो रिमेनिंग नजर आ रहा था, 16 पॉइंट समथिंग जो नजर आ रहा था, रिमाइंडर में से काम करना है। रिमाइंडर का फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलर, याद है सबको। ये रिमाइंडर हम किस तरह निकालते हैं, मॉड्यूलर से निकालते हैं। तो हम डेज में, आवर्स में किस तरह करेंगे, तो आवर्स में हम यहाँ पर इसी को पेस्ट करना था। मैथ डॉट फ्लोर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3600, और यहाँ पर जो है हम ब्रैकेट यहाँ लगा के, और हमें इसका रिमाइंडर चाहिए, जो बचा हुआ जो है ना, जो हिस्सा, वो चाहिए हमें। यहाँ तो हमने ऊपर का हिस्सा ले लिया, अब नीचे का हिस्सा जो है वो यहाँ से आएगा, रिमाइंडर जो बचा हुआ था ना, नीचे वाला हिस्सा, वो हमें बता दे आवर्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं हमारे आवर्स कितने आ रहे हैं, 11 आवर्स आ रहे हैं। जो यहाँ पे हमारा 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने फ्लोर लगा के हटा दिया, वो उससे हमने क्या निकाले, अपने आवर्स निकाल लिए। अब इसके बाद हम इसको किस में चेंज करते हैं, आवर्स के बाद मिनट्स में। ठीक है, अब किस में हम चेंज कर रहे हैं, मिनट्स में। तो मिनट्स के लिए हम यहाँ पर फिर यही पेस्ट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम मिनट्स के लिए, मिनट्स के लिए हमारे पास किस तरह कैलकुलेशन होगी, तो उसके लिए हमारे पास है कि हम किस तरह मिनट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60, और फिर रिमाइंडर, वो इसके अंदर से भी रिमाइंडर निकालेंगे। डिफरेंस को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, 60 से डिवाइड कर लेंगे और इसको बंद करके, और फिर इसका रिमाइंडर 60 से निकालेंगे। तो हमारे पास जो है वो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी हमारी, मिनट्स में, सॉरी, एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। अब सही आ गया, ठीक है। अब ये हमारी, ये किस में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में, मिनट्स में, सॉरी, क्योंकि आप सबको पता है कि एक 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। ठीक है, और 60 मिनट्स, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो रही है कि आपको 60 से इसको डिवाइड करना है, मिली सेकेंड को, तो सेकंड में आ गया
सॉरी सेकंड को आपने डिवाइड किया तो मिनट में आ गया, और मिनट को करा तो आपके ये मिनट्स में आपकी जो कैलकुलेशन है, रिमाइंडर जो है ना, जो आपका रिमाइंडर जो इसमें से आपने आवर्स भी निकाल लिए, डेज भी निकाल लिए, अब जो रिमाइंडर बच रहेगा ये सारे रिमाइंडर्स आएंगे। पहले आपने डेज निकाल लिया, फिर आपने उसके अंदर से आवर्स निकाल लिए, फिर रिमाइंडर उसके अंदर से आपने मिनट्स निकाल लिए, मिनट्स के बाद भी एक रिमाइंडर आपको चाहिए होगा मॉड्यूलर, उसमें भी मॉड्यूलर लगेगा ताकि आपका सेकंड में आ जाए वैल्यूज। तो हम सेकंड में वैल्यूज के लिए भी रिमाइंडर निकालेंगे, डिफरेंस में खाली जो है वो 60 का मॉड्यूलर निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस को मॉड्यूलर और 60। तो अब ये क्या है, खाली हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ, यहाँ पर मैं सेकंड लिख देती हूँ, सेकंड्स। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है जी, 46 सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 46 सेकंड आ रहे हैं। तो अब ये था हमारा, ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये तमाम वैल्यूज जो हमने यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट करवा दिए, हमें इन बॉक्सेस के अंदर जानी है। तो बॉक्सेस को हमने एक्सेस कर लिया था, ऊपर ही हमने एक्सेस करा था इनपुट्स के अंदर। ये रहा, इनपुट्स के अंदर करना था, लेकिन हर एक जो है ये हमारे पास इनपुट्स क्या है, एक एरे है। ठीक है, इनपुट्स क्या है हमारे पास, इनपुट्स हमारे पास क्या है, एरे है, एरे कलेक्शन ऑफ एरे। और एरे क्या है हमारे पास, जीरो इंडेक्स पे हमारा डेज का आ रहा है बॉक्सेस। ये देखें, जहां मैं क्लिक कर रही हूँ ये नजर आ रहा है, शो भी कर रहा है। ये 1 पे आ रही हूँ, 1 पे आपको शो कर रहा है। ये 2 पे आ रही हूँ तो देखिए 2 पे आपको शो कर रहा है। और मैं 3 पे आ रही हूँ तो 3 पे आ गया, यानी कि ये सेकंड है, ये मिनट्स आ गया मेरा। ये आप तस्वीर स्क्रीन देखिए, यहाँ पर आपको ब्राउजर पे शो हो रहा है कि ये किसका है, हमारा आवर्स का है, और ये हमारा डेज का है। तो हमारी जीरो इंडेक्स इनपुट का, जीरो इंडेक्स यानी कि इनपुट्स के अंदर हमारे जीरो इंडेक्स पे हमारे डे आएंगे। तो हम सेव करवा लेते हैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग हटा के, या डायरेक्ट उस पर भी सेव करवा ले, दोनों पे सेव करवा ले या इस पे भी करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हटा लेते हैं और हम क्या करते हैं, इनपुट्स के जीरो पे, इनपुट्स। और पता है कि जब इंडेक्स लिखते हैं तो कौन सा ब्रैकेट लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जीरो, यानी इनपुट जीरो डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू के अंदर जो है हमारी क्या डाल दे, ये पूरा काम डाल दे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारे पास वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 16 आवर्स जो है तो यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिए 16 आवर्स, डेज, सॉरी 16 डेज रिमेनिंग है। और अब हम जाते हैं मिनट्स पे, भी हम यही काम करते हैं, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब बस वैल्यू चेंज करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग हटा के यहाँ पर सिर्फ 1 कर देंगे, और यहाँ पर जो है इसकी 2 कर देंगे, और इस पे हम 3 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या है, 0 पे वो डे आ गया, 1 पे हमारा क्या आ गया, आर आ गए, और 2 पे हमारा क्या आ गया, मिनट, और 3 पे हमारी जो है वो सेकंड्स आएंगे। तो ये था हमारा वन टाइम। अब हमें चाहिए कि फंक्शन बार बार कॉल हो, फंक्शन हमारा क्या हो, बार बार कॉल हो। हमने तो एक टाइम कॉल कराया, यहाँ पर ये देखिए मैंने एक टाइम, वन टाइम कॉल कराया है, और सिर्फ ये वन टाइम चल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज आती है, इंटरवल। क्या आता है, सेट इंटरवल। एक हमारा फंक्शन आता है, क्या आता है, सेट इंटरवल। इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखते हैं। ये सेट इंटरवल हमारा एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो बार बार खुद ही रिपीट होता रहता है, एक रिपीट या लूप की तरह चलता है ये फंक्शन। और इसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना होता है। तो हम इसके अंदर एक ये फंक्शन हटा के, और कितने सेकंड के बाद ये रिपीट हो फंक्शन, और इसका टाइम बताना होता है। यहाँ एक फंक्शन आ गया, और कॉमा डाल के यहाँ पर हम अपना टाइम बताते हैं, और टाइम जो है हमारा मिली सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड जो है 1000 मिली सेकेंड है। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको फंक्शन लिख कर दिखा देती हूँ। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हमें अपने क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। अभी तो मैं इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले के तौर पर, सिंटेक्स के तौर पर लिखती हूँ, और इसको दोबारा लिखते हैं। इसको दोबारा कॉपी करके मैं नीचे दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम फंक्शन किस तरह लिखेंगे। कंट्रोल वी, तो यहाँ फंक्शन जो है डायरेक्ट मैं इसी लाइन में लिख देती हूँ। कौन सा, एरो फंक्शन लिख देते हैं हम अपना। एरो फंक्शन का क्या होता है, इज इक्वल टू
एक एरो बना दिया और कर्ली ब्रैकेट आते हैं हमारे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी काम कराना हो, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसके अंदर क्या आते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी काम बार बार हर सेकंड के बाद, अगर मैं यहाँ 2000 लगाऊंगी मिली सेकंड, तो हर 2000 मिली सेकंड के बाद ये इंटरवल वाला फंक्शन रिपीट होता जाएगा एवरी 2 सेकंड के बाद। तो मुझे हर सेकंड के बाद सेकंड की वैल्यू चेंज करनी, तो मैंने 1000 लगा दिया। अगर आप 2000 लगाएंगे तो 2 सेकंड के बाद आपकी वैल्यू चेंज होगी क्लॉक के अंदर, तो मैंने ये लगा दिया। अब इसको फंक्शन को हमने हर सेकंड कॉल करनी है, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर इसके बीच में लगा देती हूँ। मैंने कोई काम नहीं करवाया, ये मैंने सेंटर में इसके, ये पूरा एक फंक्शन हो गया और हर सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब देखते हैं कि मेरे पास हर सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होता है या नहीं होता। ये देखिए, हर सेकंड के बाद ये वैल्यू आ रही है, इतने मिली सेकंड बच गए, इतने मिली सेकंड बच गए। इसको मैं हटा देती हूँ। ऊपर से मैंने कंसोल डॉट लॉग जो कराया है, कहाँ पे कराया था, ये वाला डिफरेंस करवाया था ना मिली सेकंड का, इसको हटा देते हैं। ये हमारा हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमारा एक चेक बाकी है। एक चेक ये बाकी है कि मैं अभी डेट खत्म करके दिखाती हूँ। तो जैसे ही मेरी डेट एंड हो जाएगी, ये माइनस में वैल्यू आना शुरू हो जाएगी आई थिंक। तो मैं इसको देखती हूँ। मैं यहाँ पर आज 16 है ना, तो 14 है, तो मैं 14 ही लगाती हूँ यहाँ पर, 14। और टाइम क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 3:24 पे लगाते हैं। ठीक है, 3:24। अच्छा, ये पीएम था, सॉरी ये एएम है, तो मैं इसको भी एएम कर देती हूँ, ताकि 1 मिनट में ही खत्म हो जाए ये डेट। एंडिंग टाइम में सिर्फ मेरे पास 1 मिनट बाकी है। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये 0 0 0 हो गए, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 27 सेकेंड बाकी हैं। अब देखते हैं ये स्टॉप होता है या नहीं होता। जैसे ये डेट एंड होती है तो क्या होता है, अगर स्टॉप हो जाता तो वेल एंड गुड, वरना इसके लिए भी एक लॉजिक लगानी पड़ेगी। ये ना हो कि माइनस में शुरू हो जाए। जी देखिए, माइनस में स्टार्ट हो गई, सारी वैल्यूज माइनस में स्टार्ट हो गई, यानी कि टाइम पास हो चुका है। ओ, तो इसके लिए मुझे एक लॉजिक लगानी पड़ेगी। इसके लिए एक लॉजिक लगानी पड़ेगी, एक चेक लगाना पड़ेगा। और वो चेक क्या है कि जब 0 हो जाए तमाम वैल्यूज, तो इसको स्टॉप कर दे, इसको फंक्शन को रिटर्न कर दे, स्टॉप कर दे। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ इफ क्या है, इफ डिफरेंस, जो डिफरेंस निकल रहा है हमारी बार बार डेट को कॉल हो रही है, जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो क्या करे, लेस देन 0 हो जाए तो रिटर्न कर दे, यानी कि इसको लूप को ही एंड कर दे, हमारा इस लूप से बाहर आ जाए। तो बल्कि छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, सॉरी, छोटा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे, फंक्शन को खत्म कर दे, एंड कर दे फंक्शन को, रिटर्न, बस। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। अभी हाँ, ये आ गया। मैं अभी 1 सेकंड की और टाइम लगा के, अभी का टाइम हो रहा है 25, तो मैं इसको भी 25 ही लगा देती हूँ। हमारे पास कितने सेकंड रह गए अब देखते हैं। नहीं हो रहा स्टार्ट, 25 सेकंड सही नहीं लगे, 26 सेकंड लगा देती हूँ। 34 AM, अगर डिफरेंस 0 से छोटा हो जाए तो ना। 17 सेकंड बचे हैं, अभी देखिए अब माइनस माइनस में वैल्यू हमारी जाती है या नहीं जाती। तो अब हमारा जैसे ही हमारा ये टाइम पूरा हुआ, ये हमारे इस टाइम से मैच कर गया। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो गया, इसने क्या किया, स्टॉप कर दिया, इसको काउंटडाउन टाइमर को स्टॉप कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस दफ़ा हम आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं,
सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक हेडिंग्स डाली थी, जो भी आप हेडिंग डालना चाहें, काउंटडाउन, टाइमर, सेल एंड एंडिंग डेट। यहाँ मैंने डेट डाल के दिखाई थी, लेकिन मैं डेट ना भी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट जो है मैंने कहाँ से डाली है, डायनामिकली डेट डाली है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दी थी आपको दिखाने के लिए डेट। अगर नहीं भी डालूंगी तब भी मेरी डेट जो है वो वहां पे चल रही होगी। 1 मिनट एंड हो गया ना, मैं आपको डेट डाल के दिखाती हूँ, कोई नई डेट। अभी तो मैंने सेम डेट डाली थी, एक दिन की डेट डाल देते हैं, 15 मार्च डाल देते हैं। तो अब ये देखिए 0 डेज, यानी कोई भी दिन नहीं बचा, 23 घंटे बचे हैं, 58 मिनट, यानी कि अभी से शुरू हुआ है नया दिन। तो ये एक दिन की डेट डाल दी है। अब ये हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तो अपने वहां पर एचटीएमएल में सिर्फ और सिर्फ मैंने डेट डालने के लिए बताया था कि ये सेक्शन मैंने किसके लिए छोड़ा था, एंडिंग डेट के लिए। इसके अलावा मैंने बॉक्स बनाया एक, इसको आईडी क्लास दे दी बॉक्स को, और सिर्फ किसके लिए, सीएसएस के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। सिर्फ हमने उसमें सिर्फ इनपुट इस्तेमाल किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक एंडिंग डेट जहाँ पे हमने अपनी एंडिंग डेट डाली थी शो कराने के लिए कि इस डेट को हमारा सेल ऑफर या ऑफर जो है, सेल जो है हमारी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद हमने 4 इनपुट बॉक्सेस बना लिए, एक डेज के लिए बना लिया, एक मिनट्स के लिए, एक आवर्स के लिए, और एक सेकंड के लिए। और सबकी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 000 रख दिए। ठीक है, ये हमारा था। फिर स्क्रिप्ट टैग में तो कोई मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ एक जो था कांस्टेंट हमने वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर अपनी हमने एंडिंग डेट जो है वो सेव करा ली। ठीक है, या 15 है तो मैं 16 मार्च लिख देती हूँ, 2 डेज का टाइम दे देती हूँ। तो ये हो गया मैंने डेट, और इस डेट को जो मैंने किसके अंदर, जो मैंने एक बनाया था अपना HTML का एलिमेंट, कौन सा, एंडिंग डेट का, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली थी, तो इसके इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है वो अपनी ये एंडिंग डेट की वैल्यू डाल दी। क्यूरी सिलेक्टर से एक्सेस किया, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने जो ये वेरिएबल बनाया था ई डेट वो डाल दिए। इसके बाद मैंने इनपुट्स को एक्सेस किया, इनपुट को एक्सेस करने के बाद मैंने आपने देखा कि इस इनपुट के अंदर 4 वैल्यूज आ गई, ये एक एरे बन गया। तो एरे जो हमने इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया काउंट डाउन क्लॉक इस नाम से। और सबसे पहले मैंने एक लोकेशन मेमोरी के अंदर एंडिंग डेट डाली, एक एंड वेरिएबल के अंदर एक करंट करंट डेट डाली, एक जो हमारी करंट डेट बार बार कॉल होगी, डेट फंक्शन है हमारा जो हर सेकंड के बाद या जिसको हम कॉल करते हैं डेट लिख के, तो हमारे करंट डेट ला के देता है। तो वो हमने किसके अंदर, CUR एक वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास डिफरेंस किस में आया, दोनों को माइनस किया, एंडिंग से करंट डेट को माइनस किया, तो हमारे पास डिफरेंस मिली सेकेंड में आया। और यहीं पर हमने ना, यहाँ बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती, यहीं पर हमने इसको 1000 से डिवाइड करके इसको सेकंड में, डिफरेंस हमने सेकंड में कन्वर्ट यहीं पर कर दिया। अब सेकंड से हमने यहाँ पर डे में कन्वर्ट किया। डे के बाद हमने जो रिमाइंडर बचा, डे यानी कि हमारे पास 2 दिन थे या एक दिन था, एक दिन के बाद हमारे पास 24 घंटे के बजाय 23 घंटे बचते हैं, तो 23 घंटे को हमने डिवाइड किया आवर्स में। फिर जो आवर्स के मिनट्स बचे, कितने, 23 घंटे और कितने मिनट, तो 23 घंटों को तो हमने आवर्स में कर लिया, जो मिनट्स बचे वो मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया कि 30 मिनट्स बचे हैं, 40 मिनट्स बचे हैं, तो 40 मिनट्स हमने इसमें आ गए। और 40 मिनट्स बनने के बाद जो 60 सेकंड बचते हैं, तो उसको सेकंड्स को हमने यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। और इन तमाम को हमने इनपुट्स के 0 में रखवा दिया, 1 में रखवा दिया, 2 में। ये एरे था हमारे पास जो हमारे पास फैच होकर आया था। इसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा सेट इंटरवल, और इसके अंदर दो वैल्यू होती है, एक तो हमारा फंक्शन होता है और एक हमारा टाइम होता है, कितने टाइम के बाद हमारा ये होता है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो, मैं ऐसे करती हूँ कि इसको ना इस तरह लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, इससे फर्स्ट वैल्यू जो है, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर जो है मैंने अपना एक लाइन लिखवा दी कि बार बार इस फंक्शन को कॉल हो। ये सेट इंटरवल ऑटोमेटिकली बार बार लूप की तरह चलता रहेगा, हर सेकंड के बाद, ये टाइम है कितने कितनी देर के बाद ये वाला काम करे। इसके अंदर कुछ भी लिखवा सकते हैं आप, सिर्फ ये फंक्शन ही नहीं, ये फंक्शन तो बार बार कॉल हो रहा है, हर सेकंड के बाद कॉल होगा। तो मैं इस फंक्शन को हटा के कुछ और भी लिख सकती हूँ। तो ये सेट इंटरवल जो है आपका क्या करता है कि हर सेकंड के बाद जो टाइम यहाँ पर दिया ना, उतने सेकंड के बाद, ये मिली सेकंड का टाइम है ये, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड, ये इतने मिली सेकेंड, 1000 क्या है, मिली सेकेंड है। इसके अंदर 1000 क्या है, मिली सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, 1000 क्या है, मिली सेकेंड है हमारे पास। तो इतने मिली सेकेंड अगर आपको लिखना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा क्लॉक टाइमर जो है 3 सेकेंड के बाद जो है वो नंबर बदले, तो यहाँ पर वो 3 सेकेंड के बाद नंबर बदलेगा।
रिफ्रेश करते हैं। कहाँ गई इसकी वैल्यू? इसमें कुछ हटा दिया है, हिला दिया है शायद। टू टू 2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। इसमें कुछ चेंजिंग कर दी थी मैंने, ऊपर से कुछ चेंजिंग की थी। 16 मार्च सही आया है, सब कुछ सही है, यहाँ तक है। क्यों नहीं हो रहा? अच्छा 1000 लिख के दो, इसके बाद हो रही है चेंजिंग। ठीक, 1 सेकंड के बाद डेट जो है फैच करके ला रहा है। तो मैं 2000 लगाने के बाद 2 सेकंड के बाद डेट लाएगा। अब मैं आके दिखाती हूँ, मैं रुक गई थी 1 मिनट। जी, 2 सेकंड के बाद इसने डेट लाना शुरू किया और 2 सेकंड के बाद बदलेगा। 49 हुआ, अब 47 आएगा। 47 के बाद अब आएगा 45, 45 का 43। 2 सेकंड के बाद ये ला रहा है डेट मुझे। और मैं अगर यहाँ पर 5 सेकंड लगाऊं तो ये 5 सेकंड के बाद डेट लाएगा। 5 सेकंड के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अब लाया डेट। अब 31 से डायरेक्ट 5 सेकंड कम कर दें तो कितना आएगा? 26। 26 से 5 का 21 आएगा। 21 आया। तो ये था कि यहाँ हमारे सेकंडिंग सेकंड में काउंट हो रहा है 1000, यानी कि 1 सेकंड के बाद बार बार कॉल होते रहे। और 14, 13, 12 एक एक सेकंड के बाद हमारा जो ये क्लॉक जो है वो चल रही है, काउंट डाउन टाइमर हमारा चल रहा है। तो ये था हमारा कंप्लीट हमारा असाइनमेंट नंबर 1, काउंट डाउन टाइमर। तो इसको हम जो है बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसका क्लॉक क्रॉस कर गया, ये रहा। तो ये हमारा काउंटडाउन टाइमर था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।